ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन कॉलेज के बाहर अकेली होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो कह रही होती है कि मैंने आखिर इतने पतले कपड़े क्यों पहने हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है और यहाँ पर स्नोफॉल भी हो रही है। तो मैं यहाँ पर अपना घर कहाँ पर ढूंढूंगी। तभी वहाँ पर कोई आता है और फैन लिलिन को एक जैकेट पहनाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? इतनी ठंड में बाहर अकेली खड़ी हो और वो भी इतने पतले स्वेटर पहनकर। तुम्हें पता है ना बाहर स्नोफॉल हो रही है, तो फिर तुम ऐसे बाहर क्यों निकली भला? अब फैन लिलिन उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले वो कहता है कि क्लास का टाइम हो रहा है और हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो फैन लिलिन को अपने साथ ले आता है। अब नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं। और एक तरफ फैन लिलिन होती है जो बीच में बैठी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो ये सोच रही होती है कि इस क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों हैं और मैं इन सब में से किसी को भी क्यों नहीं जानती। क्या मैं इस क्लास से नहीं हूँ? अगर इस क्लास से नहीं तो फिर कौन से क्लास से हूँ? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? ये कहकर वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। जिसके बाद उसे फ्लैशबैक में सब कुछ याद आने लगते हैं और अचानक से 1995 का इमेज उसके सामने आ जाता है। और उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि फैन लिलिन 1995 में आखिर पहुंची कैसे। एक्चुअली में फैन लिलिन के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते थे। उसकी मॉम उसके डैड को बता रहे थे कि तुमने दोबारा चीट किया मुझसे, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? काश मैं तुमसे कभी शादी करती ही ना। जिस पे उसके डैड कहते हैं कि काश तुम जो कह रही हो वो सच होता। मैं खुद तुमसे शादी करके फंस गया हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तुम्हारे साथ साथ मुझे फैन लिलिन को भी संभालना पड़ता है, उसकी पढ़ाई की भी फीस मुझे देनी पड़ती है। और इधर फैन लिलिन वो सब बातें सुन रही थी। फैन लिलिन को भी गुस्सा आ रहा था और उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने डैड पर आ रहा था। जिसके बाद वो चिल्ला कर कहती है कि बस बहुत हुआ, आप लोग इस तरह से लड़ना बंद करो। आप लोगों की वजह से मुझे सफ़र करना पड़ता है, काश मैं इस घर पे पैदा ही ना हुई होती। जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। वो कह देती है कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, अगर मैं आप लोगों के साथ रहूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं और तभी 2024 न्यू ईयर भी आने वाला था। जिसके बाद फैन लिलिन के डैड उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन फैन लिलिन कह देती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़ाई सिर्फ आपकी वजह से ही होती है, काश इस फैमिली में आप होते ही ना। जिसके बाद फैन लिलिन को फ्लैशबैक हिट होता है और वो 2024 से डायरेक्ट 1995 में आ जाती है, जब उसके मॉम एंड डैड कॉलेज जाया करते थे। तभी क्लास में एक लेडी एंटर करती है जिसका नाम मेंग फेई है। उसके आते ही सब लोग उसके आगे पीछे आने लगते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगते हैं, यानी कि वो क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल में से एक है। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लग रही होती है। तभी क्लास में हम लोग उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसने फैन लिलिन की हेल्प की थी। वो उसकी तरफ देखता है और फैन लिलिन मेंग फेई की तरफ देखती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मेंग फेई कोई और नहीं बल्कि उसी की मॉम है। फैन लिलिन अपनी मॉम को देखकर स्माइल करती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो अपने मॉम एंड डैड के ज़माने में पहुँच गई है। फिर वो फ्लैशबैक में एक सीन याद करती है जहाँ पर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और उसकी मॉम यंग थी। जब उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी तो वो कुछ फ़ोटोज़ को जला रही थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पर पता चलता है कि फैन लिलिन के डैड ने उसकी मॉम पर पहली बार चीट किया था, जिसके कारण वो रो रही थी। छोटी फैन लिलिन आगे बढ़ती है और उन फोटोज़ को देखती है जहाँ पर वो अपनी यंग मॉम को देखती है और वो उस फोटो में बिल्कुल वैसी लग रही होती है जैसे अभी कॉलेज के टाइम पर लग रही है। जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन अचानक से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि क्या इस क्लासरूम में किसी का नाम फैन बेई है? क्या कोई उसे जानता है? क्या वो जिंदा है? ये बोल बोल कर वो पूरे क्लासरूम में चिल्लाने लगती है और ये सभी कोई सुन रहा होता है, खास करके फैन लिलिन की मॉम। फैन लिलिन अपने डैड का नाम लेते हुए अपनी मॉम की तरफ देखती है, जहाँ पर उसकी मॉम भी बस फैन लिलिन को ही देखी जा रही होती है। अब यहाँ पर फैन लिलिन यही सोच रही होती है कि बस वो किसी तरह से अपने डैड को ढूंढ लेगी, जिसके बाद वो अपने मॉम को उससे मिलने नहीं देंगी, जिससे फैन लिलिन पैदा ही नहीं होगी।
अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन पूरे कॉलेज में घूम रही होती है और सभी लड़कों से पूछ रही होती है कि क्या उसका नाम फैन बेई है, जिस पर सभी कोई मना कर देते हैं। और यहाँ क्लासरूम में बैठा ल्यूसी ये सब बातें सुनकर हंस रहा होता है। तभी क्लास का एक लड़का फैन लिलिन के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो, तुम जरा खुद को देखो, तुम्हारा चेहरा कितना ज़्यादा ड्राई हो चुका है, इतनी सर्दी में बाहर अकेले घूम रही हो, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो लड़का फैन लिलिन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और ये बात इधर ल्यूसी को पता होती है, जिसके बाद वो अपने बेंच से उठ जाता है और उधर जाने लगता है। ल्यूसी यहाँ से उस लड़की की बातें सुन रहा होता है जो कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अकेली हो और तुम्हें किसी पार्टनर की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और ये सब बातें सुनकर यहाँ फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वो लड़का फैन लिलिन के पास आने की कोशिश करता है और फैन लिलिन उससे दूर जाने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं बल्कि वो लड़का फैन लिलिन को छूने की भी कोशिश करता है, लेकिन फैन लिलिन उसका हाथ हटा देती है। तभी वहाँ पर ल्यूसी पहुँच जाता है। अब इससे पहले वो लड़का उससे कुछ और कह पाता, ल्यूसी जोर से फैन लिलिन का नाम लेकर उसे पुकारता है, जितने में वो लड़का सब कुछ भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया था और किसके लिए आया था। जिसके बाद वो लड़का खुद से सवाल करता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इस लड़की के पास, क्या मैं इसको जानता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं खो गई है, आजकल मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे इधर ल्यूसी होता है। उसके जाने के बाद फैन लिलिन सोच रही होती है क्या यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस ज़माने में भी मुझे कोई जानता है, लेकिन इस टाइम पर मुझे कौन ही जानेगा, मुझे कौन पहचानेगा, मैं तो फ्यूचर से आई हूँ। वो ये सब सोच रही होती है तभी वहाँ पर ल्यूसी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम फिर से भूल गई, तुम्हें तो अपना रूम चाहिए था ना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी फैन लिलिन को उसका रूम दिखाता है और कहता है कि तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम्हें एक रूम चाहिए रहने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये रहा तुम्हारा रूम और वो रहा तुम्हारा बैग। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी की तरफ देखती है और ये याद करने की कोशिश करती है कि उसने आखिर ल्यूसी को रूम के बारे में कब कहा था। ल्यूसी फैन लिलिन को देखता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो, क्या तुम्ही ने मुझे नहीं कहा था कि तुम्हें रहने के लिए एक रूम चाहिए, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को उस रूम की की देता है और कहता है कि इसे संभाल के रखना, अगर इसे खो दिया तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा की नहीं लाऊंगा। जो फैन लिलिन काफ़ी गौर से की को देखती है और सोचती है कि ये सही है, ये मेरे लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस रूम में ही रह लेती हूँ। जिसके बाद वो की ले लेती है। फिर ल्यूसी कहता है कि तुम ज़रूर ये सोच रही होगी कि ये तो मेरा क्लासमेट है, फिर ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के लिए लकी फील करना चाहिए कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ और मेरे जैसे इतना अच्छा लड़का तुम्हें मिला है, वरना आजकल कोई भी इतना हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। और तुमने क्लास में तो उस लड़के को देखा ही था जो तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं वो क्या करता, क्या पता वो तुम्हें किसी सुनसान जगह पे ले जाता और तुम्हें नदी में फेंक देता। लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रहते तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता और हमारे क्लास में ऐसे अजीबोगरीब स्टूडेंट आते जाते रहते हैं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस मुझे एक बार बोल देना, क्योंकि सभी की हेल्प करना यही मेरा काम है। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। फिर फैन लिलिन अकेले बैठी होती है और अपने बैकपैक को देख रही होती है और कह रही होती है कि मुझे लकी फील करना चाहिए इस बात का कि मैंने अपने बैग में जितना भी सामान पैक किया था वो सब कुछ मेरे साथ आए हैं। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि आज मैंने बहुत ही नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस किया और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है, लेकिन उससे पहले मैं अपना स्किन केयर करूँगी। इसके बाद वो HBN का स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करती है और अब उसका स्किन थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, अब वो ग्लो कर रहा है। जिसके बाद फैन लिलिन को भूख लग रही होती है, तो उसके पास कुछ पैसे होते हैं जो वो फ्यूचर से अपने साथ लेकर आई है। अब वो उन पैसों को लेकर कैंटीन पर पहुंचती है। कैंटीन में जाने के बाद ही सब लोग फैन लिलिन को काफ़ी घूर घूर कर देख रहे होते हैं और उसके कपड़ों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं
कि इस लड़की ने इतने ओवरसाइज कपड़े क्यों पहने हैं। क्या ये किसी लड़के के कपड़े हैं? ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। आज से पहले यहाँ पर ऐसे कपड़े किसी ने नहीं पहने। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। पर फैन लिलिन को उन सब की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ अंदर आने के बाद वो देखती है कि काफ़ी लंबी लाइन लगी है। फैन लिलिन भी एक लाइन को ज्वाइन कर लेती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूसी ऑलरेडी पहुँच गया है। जिसके बाद लाइन पर एक लड़का जो सबसे आगे खड़ा होता है, उसके पास एक फ्री टिकट होती है जिसकी वजह से वो फ्री में खाना ले सकता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा शर्मीला होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है ये बोलने में कि मुझे फ्री का खाना चाहिए। अब उसके पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो उसे कह रहा होता है कि या तो तुम जल्दी खाना लो या फिर मुझे आगे लगने दो। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और वो लाइन से पीछे हट जाता और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। अब वहाँ का कैंटीन मैनेजर उसे कहता है कि ये तुम्हारा खाना रेडी हो गया है और तुम इसे बिना लिए यहाँ से जा रहे हो। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? क्या मैं ये दूसरे इंसान को दे दूँ? तुम कितनी देर से यहाँ लाइन पर लगे थे और जब तुम्हारी बारी आ गई तो तुम यहाँ से जा रहे हो। क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? अब वो मैनेजर जिस तरह से बोल रहे होते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि फैन लिलिन के डैड बोल रहे हैं। और इधर फैन लिलिन लाइन में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। उससे भी पता चल जाता है कि फैन भाई यानी कि उसके डैड वही मैनेजर हैं। इधर ल्यूसी को देखते हैं जो अपना खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैं इसे सब ख़त्म कर सकता हूँ। जिसके बाद ल्यूसी अपना खाना खाने लगता है और वहाँ से सब कुछ गौर से देख रहा होता है। अब यहाँ पर फैन भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाते हैं और वो फिर से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये खाना नहीं चाहिए? क्या मैं ये दूसरे इंसान को दे दूँ? तो वहाँ पे लाइन में लगी जितने भी लोग होते हैं सब लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं, उस लड़के को चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम फ्री का खाना खाने आते हो और जब तुम्हें सच में फ्री का खाना मिल ही रहा है तो फिर तुम उसे ले क्यों नहीं रहे, पीछे क्यों हट रहे हो। अब फैन भाई दोबारा उससे पूछता है कि तुम इसे लोगे या नहीं। तो वो लड़का मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं खाना, मेरी भूख मिट गई है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फैन लिलिन आगे आती है और उस लड़के को कहती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, इतनी देर तक लाइन पर लग के तुम ऐसे ही जा रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों ने भी वेट किया है और हम उसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़कर वो खाना उसके हाथों में दे देती है और कहती है कि इसे लेकर जाओ और जब तक इसे ख़त्म नहीं करोगे तब तक इसे वापस मत लेकर आना। फैन लिलिन के पीछे उसके डैड होते हैं जो सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो कोई तो है जिसने उसका स्टैंड लिया। अब इधर ल्यूसी को देखते हैं जिसने अपना खाना ख़त्म कर लिया है। अब सब लोग धीरे धीरे लाइन लगाने लगते हैं खाना खाने के लिए। इसके बाद वो लड़का सिर्फ अपने टिफ़िन को ही देखे जा रहा होता है। जिसके बाद काफ़ी देर देखने के बाद वो थैंक यू बोलता है जो देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर मिंग फेई आ जाती है और एक लड़के को कहती है कि मेरे रास्ते से हटो, तुमने तो खाना खा लिया होगा, अब मेरी बारी है। जिसके बाद मिंग फेई भी अपनी लाइन पर लग जाती है। तभी उसकी नज़र फैन बेई पर जाती है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और उसे देखकर मिंग फेई भी स्माइल करती है और ये फैन लिलिन देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि यहीं से मेरे मॉम एंड डैड की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। लेकिन मैं तो पास्ट में सिर्फ इन दोनों को अलग करने के लिए आई हूँ और मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद मिंग फेई आगे बढ़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और कहती है कि फैन बेई मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जो सुनकर फैन बेई को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है कि तुमने क्या कहा। और इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो वो सब कुछ सुनकर स्माइल कर रहा होता है। और इधर कैंटीन में जितने भी लोग होते हैं सब लोग गुस्सा कर रहे होते हैं कि जल्दी करो, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना खाना है। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ड्रामे की शुरुआत में फैन लिलिन स्केटिंग करते हुए अपने डैड को ढूंढ रही होती है। तभी उससे ल्यूसी दिख जाता है। जिसके बाद वो ये सोच रही होती है कि मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ ये लड़का वहाँ पर आ जाता है, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। स्केटिंग करते करते अब फैन लिलिन रुक जाती है ल्यूसी से ये सवाल पूछने के लिए। फिर वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है तो तुम मुझसे पहले वहाँ पर पहुँच जाते हो और मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर ल्यूसी कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी क्लासमेट्स आने वाले हैं स्केटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए।
और क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासमेट को आना है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और शायद तुम भी उसी के लिए आई हो। जिसके बाद सभी क्लासमेट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम लोग फ़ैन लिलिन की मॉम को देखते हैं, मेंग फेई को। वो भी वहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आई होती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि ये जगह ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ और स्केटिंग भी तो मैंने बहुत दिनों से नहीं की है। पता नहीं आज मैं स्केटिंग कर भी पाऊँगी या नहीं। इतने में मेंग फेई की नज़र फ़ैन लिलिन पर जाती है। यहाँ पर फ़ैन लिलिन तो बस अपनी मॉम को ही देखी जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये मॉम है जो मेरे डैड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मेरे डैड वैसे नहीं है। अब वो फ्लैशबैक पर सब कुछ सोचने लगती है, जहाँ पर फ़ैन लिलिन ने डिसीज़न लिया था कि वो इन लोगों के साथ नहीं रहेगी और उसे दोबारा पैदा नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर रोज़ रोज़ एक ही तमाशा होता है जो फ़ैन लिलिन को बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा उसकी मॉम और डैड लड़ाई करते रहते हैं और फ़ैन लिलिन को ऐसा लगता है कि अगर उसके मॉम और डैड की कभी शादी ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो पैदा ना होती, तो आज उसे ये सब कुछ दिन ना देखना पड़ता। और इसलिए उसने न्यू ईयर पर ये विश मांगी थी कि उससे पास्ट में जाना है और सब कुछ चेंज करना है, और गॉड ने उसकी ये विश पूरी भी कर दी। और अब पास्ट में आने के बाद फ़ैन लिलिन को लग रहा है कि वो सब कुछ सच में चेंज कर सकती है। वो अपने मॉम एंड डैड को कभी मिलने ही नहीं देगी, जिससे उन लोगों की शादी होगी और फ़ैन लिलिन कभी पैदा होगी। इसलिए उसका यही मकसद है कि वो अपने मॉम को अपने डैड से दूर रखा करेंगी और उसकी मॉम को किसी दूसरे लड़के से प्यार हो जाएगा और वो लोग शादी करेंगे। अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर फ़ैन लिलिन अपनी मॉम को देखी जा रही होती है और ये कह रही होती है कि इन्होंने ये किस तरह का भला मेकअप किया है, इन्हें तो मेकअप करना भी नहीं आता है। और यहाँ पर हम लोग ल्यूजी को देखते हैं, जो फ़ैन लिलिन की वो रिएक्शन देख रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि ल्यूजी को सब कुछ पता है। एनीवेज मेंग फेई आगे बढ़ती है और सबको स्केटिंग करते हुए देखती है, जहाँ पर अब वो ये सोचने लगती है कि क्या वो स्केटिंग कर पाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से उसने स्केटिंग भी ट्राई नहीं किया है। अब इतने में उसके पास फ़ैन लिलिन पहुँच जाती है। अब अपनी मॉम को वो गौर से देखने लगती है और कहने लगती है कि ये इन्होंने किस तरह का मेकअप किया है, मैंने भी तो मेकअप किया है लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ज़रा देखो इनका मेकअप, चेहरा इतना येलो हो गया है, आंखें इतनी ग्रीन हो गई है, क्या इन्होंने ठीक से ब्लेंड नहीं किया है। अब वो उसे छू कर देखती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरा चेहरा क्यों छू रही हो। फ़ैन लिलिन, कहीं तुम पागल तो नहीं हो। जिस पर फ़ैन लिलिन कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा था, मैं उसे ही साफ़ कर रही थी। जिस पर मेंग फेई कहती है कि मैं तो अपना चेहरा बहुत अच्छे से साफ़ करके आई हूँ, तो फिर भला क्या गंदगी हो सकती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है, तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर कोई भी गंदगी नहीं है। और सारे बॉयज़ ये कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं कि तुम तो बिना मेकअप के ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तुम्हें मेकअप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद ल्यूज़ी के बारे में भी वो लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ल्यूज़ी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और सबसे ज़्यादा टॉल भी है पूरे बॉयज़ ग्रुप में। जो सब बातें सुनने के बाद फ़ैन लिलिन को लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी मॉम के लिए ल्यूज़ी से अच्छा कोई दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। अब वो अपनी मॉम का हाथ सीधा ल्यूज़ी के हाथ में दे देती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते और स्केटिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मेंग फेई अपनी फ्रेंड के साथ स्केटिंग करती है और उन दोनों के पीछे फ़ैन लिलिन होती है। तभी फ़ैन लिलिन के सामने से ल्यूज़ी गुजरता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है कि जब ल्यूज़ी इतना अच्छा खासा लड़का है तो फिर अपने डैड की जगह मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मॉम को ल्यूज़ी से प्यार हो जाए। जिसके बाद फ़ैन लिलिन अपने दिमाग में आइडियाज़ बना रही होती है कि वो क्या करे कि उन दोनों की क्लोजनेस बढ़े। फिर उसे आइडिया आता है कि वो अपनी मॉम को पुश कर देगी, जिसकी वजह से वो ल्यूज़ी के ऊपर गिर जाएगी और उन दोनों की क्लोजनेस थोड़ी सी बढ़ेगी। अब उसी मिशन को पूरा करने के लिए फ़ैन लिलिन अपनी मॉम को पुश करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन उसकी मॉम थोड़ी सी ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ़ैन लिलिन गिरते गिरते बचती है और ल्यूज़ी उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद फ़ैन लिलिन की जान तो बच जाती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। ल्यूज़ी उसे कहता है तुम ठीक तो हो, लेकिन फ़ैन लिलिन को पता होता है कि ल्यूज़ी को सब कुछ मालूम है। फिर ल्यूज़ी उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो क्या, तुम्हें पता है इस काम में कितना ज़्यादा खतरा है, कहीं तुम हमारी हड्डियाँ अलग करने की कोशिश में तो नहीं लगी हो। अब वो इसे ये सब बातें बता ही रहा होता है,
तभी आवाज़ आती है कि कोई बेहोश हो गया है और सब लोग दौड़कर उसी के पास जा रहे होते हैं। अब यहाँ आकर पता चलता है कि जो लड़का बेहोश हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि फैन बेई है। वहाँ पर मेंग फेई भी ऑलरेडी पहुँच चुकी होती है। उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है फैन बेई की। मेंग फेई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो फैन बेई को कहती है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हारे हाथ कितने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर यही सोच रही होती है कि मॉम कितनी ज़्यादा चिंता कर रही है मेरे फ्यूचर डैड की। इधर मेंग फेई को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है फैन बेई से ज़्यादा। वो कहने लगती है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते ना, देखो तुम्हारा हाथ कितना ज़्यादा ठंडा हो गया है, तुम अभी बेहोश हो गए थे, बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है, अगर तुम सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो थोड़े मोटे कपड़े पहना करो। जिसके बाद वो उसके हाथों को गर्म करने लगती है, उसे सहलाने लगती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। और यहाँ साफ पता चल रहा होता है कि मेंग फेई फैन बेई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करती है। और वो सब कुछ इधर फैन लिलिन देख रही होती है। उसे भी लग रहा होता है कि बस बहुत हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। जिसके बाद फैन लिलिन जोर से चिल्लाती है कि फैन बेई तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो और तुम पागल हो। वो उसकी नॉन स्टॉप बेइज्जती की जा रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम सब लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, हम सब लोग यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आए हैं और तुम्हारी वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर वो उसका हाथ मेंग फेई के हाथों से हटा देती है और कहती है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते। जो सब बातें सुनने के बाद फैन बेई कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो कैंटीन पर थी। उस दिन कैंटीन पर तुम मुझे ऐसे बोल रही थी जैसे तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और आज भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें किसी को डेट करना है तो ऑनलाइन पार्टनर ढूंढ लो और उसे डेट करो, क्योंकि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रही हो। मैं ऑलरेडी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो तुम नहीं हो, तो मुझे माफ़ कर दो। जो सब बातें सुनने के बाद यहाँ पर फैन लिलिन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि फैन बेई तुम सच में एक नंबर के गधे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद देखते हैं कि ल्यूजी बीच में होता है और ये सब कुछ बातें सुन रहा था। फिर वो उसे देखकर स्माइल करता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है फैन लिलिन अपने रूम पर होती है और अपना स्किन केयर कर रही होती है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। फैन लिलिन दरवाज़ा खोलने जाती है तो वहाँ से मेंग फेई आती है और वो आने के बाद ही सीधा ये कहने लगती है कि क्या तुम फैन बेई को इस तरह से बुरा भला बोलना बंद करोगी, क्योंकि मुझे सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो भी तुम उसके बारे में कहती हो। पर फैन लिलिन को उसकी बातों पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो उसके पास जाकर कहती है कि फैन लिलिन देखो, मुझे पता है कि तुम फैन बेई को पसंद नहीं करती, लेकिन उसके बारे में ऐसा मत बोला करो। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, देखो मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब वो इसके बारे में और कुछ बोलती उससे पहले फैन लिलिन को याद आता है कि उसकी मॉम को तो मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता। फिर फैन लिलिन कहती है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। फिर वो उससे चेयर पर बैठा देती है और कहती है कि मैं जो भी अभी करने वाली हूँ चुपचाप उसको देखते रहना। फिर वो मेंग फेई के चेहरे पर फेस मास्क लगाती है और कहती है कि मैं जब से आई हूँ मेरा ध्यान एक ही चीज़ पर है और वो है तुम्हारा मेकअप। तुम्हें मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता और उसके साथ साथ तुम भी अपने चेहरे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। तो मैं चाहती हूँ कि इस HBN का प्रोडक्ट यूज़ करो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खास करके स्किन के लिए। ये चेहरे को बिल्कुल चमका देता है आईने की तरह। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दे सकती हूँ, वो भी फ्री में, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा अच्छा दिखे, बिल्कुल मेरी तरह। जिसके बाद फैन लिलिन HBN का एक डब्बा लेती है और वो मेंग फेई को देने लगती है, लेकिन मेंग फेई को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो अपने चेहरे से फेस मास्क हटा देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। अब वो उसका हैम्पर ठुकरा के जाने लगती है तो फैन लिलिन सैड हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुम ये HBN का हैम्पर नहीं लोगी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है तुम बिल्कुल उस फैन बेई की तरह हो।
और क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? सच सच बताना, क्योंकि देखकर ऐसा लगता है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। जिस तरह से तुम उसकी केयर कर रही थी, वहाँ पर और कोई दूसरी लड़की नहीं करती। जो सुनकर मिंग फेई कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं फ़ैन बेई को पसंद नहीं करती। जो सुनकर फ़ैन लिलिन कहती है कि ये झूठ बोलने का नाटक किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि फ़ैन बेई से अच्छा कोई दूसरा लड़का हमारी क्लास में है, क्योंकि वो तो सिर्फ खाना बेचता है और उतना हैंडसम भी नहीं दिखता है। तुम्हें क्लास के दूसरे लड़कों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि ल्यूजी, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और एक कैपेबल स्टूडेंट भी है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। तुम इसके बारे में सोच सकती हो। लेकिन मिंग फेई को इन सब बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहती है कि देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम प्लीज़ ये सब नॉनसेंस बातें मत क्या करो। मुझे ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है और तुम्हें फ़ैन बेस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं लगता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद फ़ैन लिलिन कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ऐसे नॉनसेंस बातें करती हूँ हर जगह पर। अगर तुम्हें वो लड़का इतना ही ज़्यादा पसंद है तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपना HBN का हैम्पर देते हुए कहती है कि जाओ उसी लड़के के साथ रहो, फ़ैन वेई के साथ, जो कैंटीन पर खाना बेचता है, क्योंकि बेचारा और कुछ कर भी तो नहीं सकता खाना बेचने के अलावा। एक तरह से फ़ैन लिलिन फ़ैन वेई की बेइज्जती कर रही होती है ताकि मिंग फेई को एहसास हो और वो फ़ैन वेई को पसंद ना करे। अब मिंग फेई वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ से ल्यूजी दूसरी तरफ से आ रहा होता है। वो फ़ैन लिलिन को कहता है, क्या तुम्हें गर्म पानी चाहिए या फिर ठंडा पानी? अब फ़ैन लिलिन को ल्यूजी से कुछ बात नहीं करनी होती, इसलिए वो वापस जाने लगती है। तो ल्यूजी उसके पीछे पीछे आने लगता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आया हूँ। तो इसके बाद फ़ैन लिलिन अपने रूम की तरफ जाने लगती है और दरवाज़ा लगा देती है, पर ल्यूजी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो भला? मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसकी कोई चिंता ही नहीं। फिर वो उस गर्म पानी को नीचे रख देता है और कहता है कि इसे याद से ले जाना। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की शुरुआत में फ़ैन लिलिन और ल्यूसी दोनों खाना खाने के लिए बाहर आए हुए होते हैं। तभी फ़ैन लिलिन अपने आसपास के लड़कियों को देख रही होती है, जिन लोगों ने बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहने होते हैं। मतलब पहले के ज़माने में सब लोग इतने ज़्यादा फैशनेबल नहीं थे और फ़ैन लिलिन ने बहुत ही सिंपल ड्रेस पहना होता है, जो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। अब जाते टाइम फ़ैन लिलिन की नज़र एक आंटी के ग्रुप पर पड़ती है, जहाँ पर सब लोगों ने अपने बालों पे बहुत ही अजीब तरह के ग्लिटर्स लगाए होते हैं, जो देखकर तो फ़ैन लिलिन को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और सोच रही होती है कि ये इन लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है। तभी उन आंटियों की नज़र फ़ैन लिलिन पर पड़ती है और सबसे पहले वो लोग फ़ैन लिलिन के जूतों पर कमेंट करती है और कहती है कि ये देखो, इसने किस तरह के जूते पहन रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रेड पहना हो। और इसने इतने फैशनेबल कपड़े कैसे पहने हैं, ऐसा लग रहा है कि आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए हैं। और ये सब बोलकर वो सभी आंटियां हंसने लगती है, जो देखकर ल्यूजी आगे बढ़ता है और कहता है उन सभी से कि आप लोगों को नहीं लगता कि ये गर्ल्स फ्रीडम है? मतलब कोई भी अपने पसंद का कोई भी ड्रेस पहन सकता है। जैसे कि आप सभी ने इतने अजीब तरीके से अपने बालों को बांधा है, उस पर आपको कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। तो उसी तरह से आप लोगों को भी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना है। और वैसे भी ये एक नॉर्मल शू है जो कोई भी पहन सकता है। शायद आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ज़माने में ऐसे जूते नहीं पहना करते थे और आजकल ऐसे जूते पहनना फ़ैशन है। खैर, ये सब कुछ आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग हो भी तो पुराने ज़माने के। जो बात सुनकर उन आंटियों को अच्छा नहीं लगता और वो लोग शक्ल बना के वहाँ से चले जाते हैं। उन लोग के जाने के बाद फ़ैन लिलिन की नज़र पड़ती है उसकी मॉम पर। वो रेस्टोरेंट के अंदर होती है और कुछ लोगों के साथ होती है। हमें अंदर जाके पता चलता है कि वो लोग फ़ैन लिलिन के मॉम और डैड हैं और वो लोग यहाँ पर मिंग फेई के रिश्ते की बात करने आए होते हैं, जहाँ पर उस लड़के के साथ उसकी मॉम और डैड भी आए होते हैं। और उसकी मॉम उस लड़के की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इसके पीछे लड़कियाँ लाइन लगा के खड़ी होती हैं और ये एक बिजनेसमैन भी है, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है।
तभी पीछे हम लोग फैन लिलिन और ल्यूजी को भी देखते हैं, जो लोग उसी रेस्टोरेंट पर आए होते हैं। और यहाँ पर उस लड़के की मॉम बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा लकी है, अगर उसकी शादी मेरे बेटे से हो गई तो। जिसके बाद उस लड़के का बाप भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और ये बात सच है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, इतना कि वो अपना घर अकेले खुद चला सकता है। पीछे एक लुक हमें फैन लिलिन और ल्यूसी का दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन की नज़र तो उन लोगों पर ही होती है, लेकिन ल्यूसी सिर्फ फूड ऑर्डर करने में लगा होता है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे उसे कुछ भी मालूम नहीं। फिर हमें मेंग फेई को दिखाया जाता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन मजबूरन उसे उन लोगों को टी सर्व करनी पड़ती है। जिसके बाद वो लड़का मेंग फेई से कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा ड्राई और रफ क्यों है, क्या तुम ज़रा सा भी अपना स्किन केयर नहीं करती, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहुत दिनों से अपना चेहरा भी नहीं धोया है। जो सब बातें सुनकर इधर फैन लिलिन को बहुत ज़ोरों से गुस्सा आ रहा होता है। तभी मेंग फेई की होने वाली मदर इन लॉ उसे कहती है कि तुम तो लड़की हो ना, और लड़की होकर भी अपना चेहरे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। क्या इस तरह से रहोगी तो कोई भी लड़का तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हें अपने साथ साथ अपने चेहरे का और अपने बॉडी का भी ध्यान रखना होगा। जो सब बातें सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और मेंग फेई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद मेंग फेई की मॉम कहती है कि आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, हम लोग मेंग फेई के लिए अच्छे से स्किन केयर प्रोडक्ट ला देंगे। इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन को वो सब बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और वो सोच रही होती है कि एक बार अगर वो लड़का उसे मिल जाए तो वो उसे इतना ज़्यादा पीटेगी कि वो लड़का अपना नाम तक याद नहीं रख पाएगा। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की बुराई करने की। इधर दूसरी तरफ मेंग फेई की मॉम उन लोगों से कहती है कि मेंग फेई की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए इसका चेहरा ऐसा हो गया है, वरना इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लोई है। और ये सब बातें सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो वहाँ से उठने लगती है, तभी कप नीचे गिरने ही वाला होता है तो ल्यूसी उसे पकड़ लेता है और ल्यूसी उसे कहता है कि तुम्हारा आखिर ध्यान कहाँ है? तुम जब से रेस्टोरेंट पर आई हो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और तुम्हें याद है ना बिल पे तुम्हें करना है। जिसके बाद फैन लिलिन की नज़र उस लड़के पर पड़ती है जो सिर्फ फैन लिलिन को ही देखे जा रहा होता है। फिर फैन लिलिन का रिएक्शन देखते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है जिस तरह से वो उसे घूर रहा था। फिर फैन लिलिन उठ जाती है अपना बिल पे करने के लिए। जब फैन लिलिन बिल काउंटर पे जा रही होती है तब भी उस लड़के की नज़र सिर्फ फैन लिलिन पर ही होती है। फिर फैन लिलिन बिल पे करती है तो वो लेडी कहती है कि ये तुम किस तरह के पैसे दे रही हो भला, ऐसा लग रहा है कि ये नकली पैसे हैं और ये इतने पिंक क्यों हैं? तो फैन लिलिन कहती है कि क्या ये पैसे तुम्हें नकली लग रहे हैं? इधर दूसरी तरफ उस लड़के को देखते हैं जो फैन लिलिन को देखकर कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा होता है और वो सब कुछ मेंग फेई भी देख रही होती है। अब इधर फैन लिलिन के पास पैसे नहीं होते तो वो ल्यूजी की तरफ देखती है, लेकिन ल्यूजी के पास तो नकली पैसे भी नहीं होते। इतने में हम लोग देखते हैं कि मेंग फेई काफियों से आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें बिल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल मैं पे कर दूंगा। जिसके बाद वो फैन लिलिन के सामने आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? बहुत टाइम से मैं तुमको देख रहा हूँ और तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी हो। जो बात सुनकर ना फैन लिलिन को इंटरेस्ट आता है और ना ही ल्यूजी को। इतने में पीछे से मेंग फेई चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उस पर इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो बात सुनकर मेंग फेई का फियांसे कहता है कि तुम आखिर ऐसा बोल कैसे सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो बोलते बोलते आगे बढ़ रहा था और वेटर वहाँ से खाना ले जा रहा था, तभी वो उसे टकरा जाता है और सारा खाना मेंग फेई के फियांसे के ऊपर गिर जाता है और वो इसी चक्कर में फिसल के गिर भी जाता है। जो सब देखकर ल्यूजी को बड़ा मज़ा आता है। इतने में उस लड़के की मॉम आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम नीचे कैसे गिर गए, क्या तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते? जिसके बाद उस लड़के की मॉम सारा दोष मेंग फेई पर डालते हैं और कहते हैं कि सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करते तो मेरा बेटा गिरता भी नहीं। जितने में वहाँ पर मेंग फेई के मॉम और डैड आकर उस लड़के को उठाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम्हारे ऊपर कितना सारा खाना गिर गया है। और मेंग फेई के डैड वो खाना सारा अपने हाथों से हटाने लगते हैं, जो देखकर फैन लिलिन को चिंता हो जाती है और वो मेंग फेई के डैड की हेल्प करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मेंग फेई के डैड फैन लिलिन के ग्रैंडपा जो हैं। फिर वो उसका हाथ साफ करने लगते हैं और कहते हैं कि खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, कहीं आपका हाथ ना जल जाए, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते।
जो देखकर मिंग फे के डैड भी शॉक्ड होते हैं और उसकी मॉम भी शॉक्ड होती है। लेकिन मिंग फे के डैड को खुद से ज़्यादा मिंग फे के फियांसे की चिंता होती है। तभी मिंग फे आगे बढ़ती है और कहती है कि ये मेरी क्लासमेट है और मेरी फ्रेंड भी। इतने में ल्यूजी पीछे से चिल्लाकर कहता है कि मैं भी मिंग फे का क्लासमेट हूँ।